हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आपका एक बार फिर इस एपिसोड में, जहां हम सारे आईपीएल फ्रेंचाइजीज के ऑक्शन के बाद जो अभी जो स्क्वाड है वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पीला कलर है वो छाया हुआ है। तो आज हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करने वाले हैं, और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। तो आशीष, सबसे पहले स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद दीप, मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं कुछ शब्द, अपने जो कीमती शब्द हैं, वो सीएसके की फ्रेंचाइजी के बारे में बोल पाऊँ। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। और एक बार लुकिंग फॉरवर्ड कि हम ये पॉडकास्ट आगे एक अच्छा इवेंट बना पाए। हाँ, जरूर जरूर जरूर। तो बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ आज जुड़ पाए। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड का रिव्यू। तो अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स देखें, तो उनके पास डेवॉन कॉनवे है, ऋतुराज गायकवाड़ है। ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त चल रहा था पिछले 2 से 3 सीजन्स तक। लेकिन इस बार उन्होंने रचिन रविंद्रा को भी उसमें ऐड कर लिया, जो कि एक अच्छे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, साथ साथ आपको एक बॉलिंग का भी विकल्प देते हैं, जैसा कि प्लेयर धोनी को पसंद है। तो अगर इन तीन ओपनिंग ओपनर्स को देखें, तो अभी हम इस बात को ध्यान नहीं रखते कि वो ओवरसीज प्लेयर है कि इंडियन प्लेयर है। सिर्फ काबिलियत के दम पे इन तीनों को आप किस तरीके से देखते हैं? नंबर 1 कौन होगा, नंबर 2 प्रेफरेंस में कौन होगा, नंबर 3 कौन होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला दीप कि डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर साबित हुए हैं चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के लिए पिछले 2 सीजन्स में। तो जैसा हम देख पाए हैं, इन्हें डेवॉन कॉनवे को उन्होंने काफी हद तक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था पिछले सीजन। उन्होंने आई थिंक 500 प्लस रन स्कोर किए थे आईपीएल में, जो कि बहुत अच्छा फीट है उनके लिए, उनकी सोलो परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा फीट है। और गायकवाड़ को तो हम सब जानते हैं कि कैसे वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, जो कि धोनी हमेशा से देखते आए हैं कि इनिंग्स बिल्डअप कैसे होना चाहिए। धीरे धीरे वो इनिंग्स को बिल्ड करते जाते हैं, और फिर वो आगे लेके उसे अटैकिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके और वो आगे हिटिंग करते हैं एंड वो अपने रन्स को बड़ा बनाते हैं। जैसा कि हम कहते हैं डैडी हंड्रेड्स। तो वो डैडी हंड्रेड्स टी20 में बेसिकली अराउंड 110 to 130 होता है, जो कि गायकवाड़ ने पिछले कुछ डोमेस्टिक सीजन्स में भी देखा जाए और आईपीएल में भी देखा जाए तो वो बेहतरीन प्रदर्शन कर ही रहे हैं, हमने सबने देखा है। तो ऋतुराज गायकवाड़ एक परफेक्ट पिक होंगे मेरे लिए। इस बार जो रचिन रविंद्र का एडिशन किया है ऑप्शन में, जैसा कि सीएसके के ओनर सीईओ ने भी बोला था कि हम रचिन रविंद्र को लेके काफी खुश हैं। तो पर अगर हम उनकी स्पॉट में इस प्लेइंग 11 में जगह देखी जाए, तो वो कुछ हद तक शेकी इस वजह से क्योंकि वो अभी यंग है। और जैसा कि हमने सीएसके का पीछे पिछले सीजन्स में देखा है बिल्डअप, तो वो यंग गन्स को पहले ट्रेन करते हैं। पहले उन्हें कैंप का एनवायरनमेंट, पूरा हेल्दी एनवायरनमेंट, लाइट एनवायरनमेंट, और वो अपने कैंप में अपने साथी खिलाड़ियों के साथ सबको एडजस्टमेंट देते हैं और यंग गन्स को वो उतारते हैं। और स्टार्टिंग उन्हें इतनी जल्दी प्लेइंग 11 में मिलना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि रूल आउट करना डेवॉन कॉनवे को रचिन रविंद्र के लिए वो भी काफी मुश्किल होगा। लाइक फॉर लाइक सब्स्टिट्यूट होंगे वो, एज अगर हम देखा जाए दोनों ही कीवी प्लेयर्स हैं और दोनों ही अच्छा मादा रखते हैं हिटिंग के लिए। पर अगर देखा जाए डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र में, तो आई थिंक डेवॉन कॉनवे का पलड़ा भारी है, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 2 सीजन्स में करके दिखाया है फ्रेंचाइजी के लिए, वो बेहतरीन प्रदर्शन था। और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, हाँ वो बोल नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि अभी हम सीजन का अगर स्टार्ट देखा जाए तो आगे चल के सीजन कैसा खेलता है, टीम कैसे खेलती है, वो एक अलग चीज होगी। पर अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो आई थिंक डेफिनेटली डेवॉन कॉनवे विल प्ले अकॉर्ड अलोंग विद ये गायकवाड़। या बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि चेन्नई एक ऐसी टीम है जो बहुत जल्दी, अगर कोई चीज सही चल रही है तो उसमें बहुत जल्दी फेरबदल करती नहीं है, उसमें धोनी हाँ, विश्वास नहीं रखते। तो हमें इस सीजन भी डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ही ओपन करते हुए दिख सकते अर्ली हैं। अर्ली अर्ली मैचेस में जितना भी मतलब हाँ, पहले के मैचेस होंगे, फर्स्ट फेज ऑफ आईपीएल, डेवॉन कॉनवे गायकवाड़ नो डाउट। तो ओपनिंग जो है वो चेन्नई सुपर किंग की
कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर में उनके पास रहाणे थे, MS धोनी थे, शेख राशिद थे, बट अम्मती रायडू को उन्होंने जाने दिया, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। बट उनके जगह पे उन्होंने समीर रिजवी लिया, जो कि इस ऑक्शन की सबसे बड़ी न्यूज़ है मेरे हिसाब से। शायद काफी लोग बोलते हैं कि मिचेल स्टार्क बहुत महंगे हैं, बट मेरे हिसाब से एक अनकैप्ड प्लेयर को इतना पैसा मिलना, वो इस ऑक्शन की सबसे बड़ी न्यूज़ है जो चेन्नई ने किया, जो भरोसा उन पे जताया। तो आप इन प्लेयर्स को कैसे देखते हैं, कैसे रेट करते हैं? कौन पहले पिकिंग ऑर्डर में रहेगा, कौन बाद में रहेगा? जी, जैसा कि चेन्नई का मिडिल ऑर्डर इस 2024 स्क्वाड के लिए देखा जाए तो समीर रिजवी, अजिंक्य रहाणे, MS धोनी, शेख रशीद एंड अविनाश। अविनाश और शेख रशीद अभी काफी यंग प्लेयर्स हैं, तो उनके लिए मिडिल ऑर्डर में जगह बना पाना काफी मुश्किल होगा। बट अगर हम देखा जाए कि अंबाती रायडू ने रिटायरमेंट ले लिया, वो अनफॉर्चुनेट, वो उनका एज का इशू भी था। और फिटनेस हम देखा जाए उनकी परफॉर्मेंस में, नो डाउट वो इम्पैक्ट सब आते थे चेन्नई के लिए, और उन्होंने काफी कमाल की रन्स भी किए हैं इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट आने के बाद। पर जैसा कि आपने बोला समीर रिजवी, मैं भी इस बार जब ऑक्शन देख रहा था तो समीर रिजवी और जो उत्तर प्रदेश T20 लीग हुई थी उसमें कुमार कुशाग्र, ये दो प्लेयर थे, कुमार कुशाग्र एंड आई थिंक समीर रिजवी, इनके ऊपर मुझे लगभग, क्योंकि मैंने यूपी T20 फॉलो किया था तो मुझे पता था कि ये मतलब बिट्स जाएंगी इनके ऊपर, बोलियां लगेंगी, पैसा इनके ऊपर उड़ेगा इस बार। बट 8.4 करोड़ फॉर समीर रिजवी, मतलब ये एक अचंभित करने वाला दृश्य था कि समीर रिजवी जो कि एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी हैं, और केवल इसी साल से उन्हें, जब से ये उत्तर प्रदेश T20 लीग का अनावरण हुआ था, शायद पहला सीजन था उत्तर प्रदेश T20 लीग का, और उस पहले सीजन में ही उन्होंने इतना कमाल का परफॉर्मेंस किया था। उसके बेसिस, सिर्फ उसी के बेसिस पे, और डोमेस्टिक में जो वो करते आए हैं उसके बेसिस पे लेना, उन्हें स्क्वाड में शामिल करना, तो वो तो पीछे हम जैसा कि सब जानते हैं कि धोनी का दिमाग, तो वो जो उनका ब्रेन है वो तो, इसलिए समीर रिजवी को शामिल किया गया। अटैकिंग वो लास्ट में आके फिनिशिंग का भी रोल रविंद्र जडेजा के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि धोनी अब उतना अर्ली नहीं आते, वो लास्ट में वही उनके 10-15 जब बॉल बचती हैं तब वो आते हैं। तो उसके लिए समीर रिजवी को स्क्वाड में शामिल करना एक बहुत अच्छा मूव रहा है चेन्नई का ऑक्शन में। और जैसे कि उन्होंने भरोसा दिखाया अपने अनकैप्ड प्लेयर्स पे पिछले ऑक्शंस में भी और इस ऑक्शंस में भी, जैसा वो गए हैं कि उन्होंने अपना पर्स बचा के रखा था, उन्होंने अपना पर्स अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए बचा के रखा था, और चेन्नई ने अनकैप्ड प्लेयर्स पे बोलियां लगाई भी थी। समीर रिजवी स्क्वाड में शामिल हुए, पर समीर रिजवी के अलावा भी जो अनकैप्ड प्लेयर्स के उनके ऊपर चेन्नई ने भरोसा दिखाया था, क्योंकि वो नजर कहीं ना कहीं, जो उनके स्काउट्स होते हैं जो प्लेयर्स पे नजर रखते हैं फ्रेंचाइजी के, तो उन स्काउट्स ने काफी अच्छा काम करके दिया इस बार। और समीर रिजवी एक टेरिफिक फाइंड होंगे। मैं चाहता हूं कि समीर रिजवी इस बार मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह बनाए एज अ फुल टाइम प्लेयर, नो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट और फॉर 1-2 मैचेस, 1-2 मैचेस के आई थिंक वो खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि वो अभी इतने यंग है कि उन्हें मैचेस देने चाहिए। मिडिल ऑर्डर में उन्हें जरूर अपनी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम देखा जाए, क्योंकि जैसे हमारे पास एक मतलब ये है कि हम 4 ही ओवरसीज खिला सकते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो समीर रिजवी मेरी तो प्लेइंग 11 में डेफिनेटली आते हैं चेन्नई के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सब लोग देखना चाहते हैं समीर रिजवी को, जिनको कि काफी लोग सुरेश रैना भी कहते हैं कि ये मेरी तरह ही है, बट ये राइट हैंडेड सुरेश रैना है। तो काफी लोग इनकी काफी तारीफ कर रहे हैं, तो देखते हैं कि चेन्नई के रंगों में ये कैसे रंगते हैं। चलिए बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, जिनकी कि चेन्नई में भरमार है ऊपर से नीचे तक, और धोनी ऐसे ही प्लेयर्स पसंद करते हैं जो कि बैटिंग भी करें, बॉलिंग भी करें। तो उनके पास डैरिल मिचेल है, मोइन अली है, रविंद्र जडेजा है, शिवम दुबे है, निशांत सिंधु है, अजय मंडल है। बट इन सब में काफी की जगह नहीं बन पाती, शायद 3 या 4 लोग ही खेल पाएंगे, या शायद एक ओवरसीज खेले, 2 ओवरसीज खेले। तो इनमें ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो कि जरूर CSK की टीम में जगह बनाएंगे? क्योंकि शायद डैरिल मिचेल, मोइन अली दोनों साथ में खेलते हुए ना दिखें। तो इनमें से कौन ज्यादा ऊपर रहेगा प्रेफरेंस में? जी, देखा जाए तो जैसे ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आपने बताया डेरियल मिचेल, मोइन अली, जडेजा, दुबे एंड सिंधु एंड मंडल। सिंधु एंड मंडल को अभी हम थोड़ा मतलब साइड में वैसे नहीं रख सकते क्योंकि वो स्क्वाड का पार्ट है, बट अगर देखा जाए प्लेइंग 11 के हिसाब से और टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो, या सिंधु, निशांत सिंधु एंड अजय मंडल, अभी दे आर यंग,
सो दे हैव टू वेट फॉर देयर चांस, बिकॉज चेन्नई ऐसी फ्रेंचाइजी है कि वो अपने यंग खिलाड़ियों का साथ नहीं छोड़ती है। तो प्रैक्टिस में, कैंप में अच्छा करें, डेफिनेटली दे विल बी इन द स्क्वाड फॉर फॉर मोर सीजन्स। बट अगर देखा जाए तो डेरिल मिचेल और मोइन अली, आपने बोला कि साथ में नहीं देखेंगे। एक्चुअली मैं मोइन अली को इस सीजन रेट उतना नहीं कर रहा, क्योंकि डेरिल मिचेल जो लिए हैं इस बार, जो कि हाइप बनी हुई थी ऑक्शन से पहले भी, जब डेरियल मिचेल ने इस बार वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया और उन्होंने 2 शतक लगाए हैं इंडिया के खिलाफ ही, इंडिया में। तो उन्होंने रेट किया जा रहा था कि चेन्नई बीट कर सकती है, बिकॉज चेन्नई नीड, उन्हें एक ऑलराउंडर की जरूरत थी अपने उसमें, कि एक ओवरसीज ऑलराउंडर, बिकॉज पिछले ऑक्शन में उन्होंने बेन स्टोक्स को लिया और बेन स्टोक्स ने पिछले सीजन में 1-2 मैच खेले और फिर वो बाहर बैठे इंजरी की वजह से। तो उसकी वजह से अब देखा जाए कि डेरियल मिचेल पे 14 करोड़ रुपए चेन्नई ने खर्चे हैं, तो उन्होंने ऐसे बाहर बैठाने के लिए तो उन्हें नहीं लिया होगा डेफिनेटली, या इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट वो एक अलग पार्ट है, क्योंकि इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट भी नहीं आ सकते, क्योंकि 14 करोड़ अगर खर्चे हैं तो वो उन्हें फुल टाइम अपने टीम में शामिल करना चाह रहे होंगे और उन्होंने देखा होगा उनका परफॉर्मेंस। तो या डेरियल मिचेल एक ऑलराउंडर हैं जो प्लेइंग 11 में जगह पक्का बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया है अपने टीम के लिए और अपने नेशनल साइड के लिए। और देखा जाए तो मोइन अली को मैं रूल आउट करता हूँ, जडेजा एंड दुबे, दे आर माई ऑलराउंडर्स। दुबे स्विच होते रहेंगे, बट जडेजा एंड डेरल मिचेल विल बी माई टू ऑलराउंडर, जो कि आपको दिखेंगे ही दिखेंगे प्लेइंग 11 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बेन स्टोक्स की जगह मोइन अली, वो डैरल मिचेल आ गए, और उनके पास हम्म। जडेजा दुबे पिछले सीजन में जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। बिल्कुल। तो आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स का ऑलराउंडर्स का जो स्क्वाड है वो सेट ही है। चलिए बात करते हैं पेसर्स पे। उनके पास पेसर्स की भरमार है, बट शायद जगह उतनी ना बने सबकी। उन्होंने मोतीशा पतिराना पिछले साल डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। इस साल उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को भी लिया, शायद ये सोच के कि अगर आईपीएल बाहर होता है तो उन स्लो कंडीशंस में मुस्तफिजुर रहमान उनके काम आए। उन्होंने शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है। दीपक चाहर पहले से ही थे, बट पिछले साल इंजर्ड थे, ज्यादा मैचेस नहीं खेले। तो वो जो पुराना सीएसके का रंग है शार्दुल ठाकुर दीपक चहर का, वापस देखने को मिलेगा। प्लस जो तुषार देश पांडे, मुकेश चौधरी, सिमरजीत सिंह, जो कि पिछले 2-3 सीजन्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो भी हैं आपके पास, सारे अवेलेबल हैं। तो ऐसे में आप किसको देखते हैं कि कौन खेलते हुए दिखेगा इंडियन पेसर्स में और ओवरसीज पेसर्स में? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ दीप, कि चेन्नई जो सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी है, वो प्लेयर्स को इतना मतलब हाईली रेट करते हैं अपने प्लेयर्स को, कि उनके स्क्वाड में इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, फिर भी बट वो हमें सिर्फ 11 ही खिलाने होते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी वो प्लेयर्स को फिट इन करना, आई थिंक वो सपोर्ट स्टाफ के लिए और टीम मेंबर्स के लिए काफी चिंता का विषय बनता है। अब देखा जाए कि पेसर्स में पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान एक अच्छा इंक्लूजन है चेन्नई के विकेट को देखते हुए, क्योंकि चेन्नई की साइड बाउंड्रीज काफी लंबी है। और अगर देखा जाए तो मुस्तफिजुर रहमान के वेरिएशंस, वो एक्सपीरियंस बॉलर रहे हैं बांग्लादेश साइड के लिए, और आईपीएल का भी उन्हें एक्सपीरियंस है। तो या मुस्तफिजुर रहमान इस ऑप्शन की एक अच्छी पिक देखा जा सकता है पेसर्स के लिए। शार्दुल ठाकुर की घर वापसी हो गई है। शार्दुल ठाकुर पहले मतलब चेन्नई में वापस अपनी जगह बना पाए, ऑक्शन में लिया उन्हें। अब देखा जाए सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, आई थिंक मुकेश चौधरी पिछले सीजन इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे, वो उन्हें इंजरी हो गई थी, तो इसलिए मुकेश चौधरी। बट या तुषार देशपांडे ने काफी अच्छा करके दिया था, पर इकोनॉमी आई थिंक उनकी बहुत हाई रही थी, तो वो जो कि एक कंसर्न बनता है। अब जैसा कि देखा जाता है दीपक चहर इंजरी से फिट होके अपना रिकवरी करके वापस आ रहे हैं स्क्वाड में, तो दीपक चहर एक परफेक्ट इंक्लूजन बनते हैं। अब बात करते हैं पथिराना की और मुस्तफिजुर रहमान में से किसी एक के अंदर आने की, क्योंकि बाकी सारे मुझे नहीं लगता शार्दुल ठाकुर मैच में आएंगे जाएंगे, इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट उनके लिए एक अच्छी फिट रह सकता है। अब तुषार देशपांडे और हैंगर गेकर ये सारे युवा हैं, तो युवा की बात अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक परफेक्ट प्लेइंग 11 बनानी होगी जो कि चेन्नई के लिए काफी हद तक अच्छी रहे। और दीपक चहर पेसर्स में, और आई थिंक मथीसा पथिराना, क्योंकि मथीसा पथिराना ने धोनी का कॉन्फिडेंस गेन किया था इस जो लास्ट सीजन हुआ था। अब जबकि उन्होंने, उनके पास धोनी का कॉन्फिडेंस है बिहाइंड द स्टंप्स, क्योंकि धोनी एक क्लियर विजन मिलता है उन्हें मथीसा पथिराना के एंगल का, क्योंकि जिस एंगल से वो बॉल करते हैं। तो आई थिंक मथीसा पथिराना ने वो कॉन्फिडेंस गेन किया है, तो मुस्तफिजुर रहमान शायद
मैचेस में अगर पथिराना का सीजन ऑन एंड ऑफ जाता है तो मुस्तफिजुर रहमान शामिल हो सकते हैं। बट या फर्स्ट चॉइस विल बी मतीसा पथिराना अलोंग विद दीपक चहर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं उनके स्पिनर्स की। तो उनके पास दो ओवरसीज स्पिनर्स के ऑप्शन रहते हैं, मनीष तीक्षाणा और मिचेल सैंटनर, जिनमें से चेन्नई की पिचेस पे यूजुअली प्रेफर करते हैं तीक्षाणा को जाने के लिए, और साथ में कभी कभी सैंटनर भी खिला लेते हैं, जो कि ऑपोजिशन को देखकर। तो क्या इस बार भी वही रहने वाला है कि तीक्षाणा ही सारे मैच खेलेंगे और सैंटनर आते जाते रहेंगे टीम में से, या फिर सैंटनर थोड़े से ऊपर आ गए हैं तीक्षाणा से? नहीं नहीं, बिल्कुल दीप, अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें तो सैंटनर, क्योंकि हमारे पास चेन्नई के पास जडेजा है लेफ्ट आर्म स्पिनर। और अगर हम इम्पैक्ट सब की बात करते हैं तो रचिन रविंद्र है हमारे पास। और मिचेल सैंटनर उतने हैंडी नहीं है बैट के साथ, ये मेरी थोड़ी सी राय है, शायद अलग हो सकती है क्योंकि सबकी अपनी राय है। मिचेल सैंटनर बॉल के साथ ग्रिप करते हैं, उनका अच्छा एक ODI वर्ल्ड कप गया इस बार। बट अगर हम देखा जाए वो बैट के साथ उतने रन्स नहीं बनाते। और IPL जिस स्तर की लीग इस साल दर साल होती जा रही है, तो वहां थोड़ा बैटर्स का बोलबाला हो गया है। और सब आज चाहते हैं कि कोई बैटर हो जो दोनों कर सकता है, बॉल भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, और हार्ड हिटिंग करके दे सकता है अपनी टीम को, तो वो उसे शामिल करना चाहेंगे। बट अगर हम प्रॉपर स्पिनर की बात करें, क्योंकि वो रोल हमारे पास ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं, हार्ड हिटिंग के रोल हमारे पास हैं। अब हम स्पिन की बात करते हैं तो चेन्नई की विकेट पे आई थिंक तीक्ष्ण से बढ़ के मुझे मिचेल सैंटनर नहीं लगते, क्योंकि महेश तीक्ष्ण के पास वेरिएशंस हैं और उनके पास एक्सपीरियंस है। और वो उतने डोमेस्टिक, उन्होंने अपने कंट्री के लिए डोमेस्टिक सीजन काफी खेले हैं। और सैंटनर का डोमेस्टिक का आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उतने डोमेस्टिक खेले होंगे। और उस विकेट पे, क्योंकि जिस कंडीशंस में महेश तीक्ष्ण आते हैं और मिचेल सैंटनर आते हैं, वो दोनों ही कंडीशंस अलग हैं। न्यूजीलैंड की विकेट्स और इसमें श्रीलंकन की विकेट्स में काफी फर्क है, क्योंकि श्रीलंका सब कॉन्टिनेंट विकेट, इंडिया फ्रेंडली विकेट्स। तो या महेश तीक्ष्ण ही दिखेंगे आपको एज अ स्पिनर, क्योंकि मेन स्पिनर की बात होती है तो वहां रिस्क की कोई बात ही नहीं हो सकती। तो तीक्ष्ण प्लेइंग 11 में जगह बनाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उनके प्लेइंग इलेवन पे नजर डालें, जो कि अभी हमारी बातचीत से अभी जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि उनके ओपनिंग बिल्कुल डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। नंबर 3 जो स्लॉट है वो अभी ओपन रख रहे हैं हम। नंबर 4 पर डैरल मिचेल आ जाएंगे। नंबर 5 को भी अभी हमने ओपन रखा हुआ है। और उनके 6 से 11 में कोई डिबेट नहीं है कि रविंद्र जडेजा 6 पे, MS धोनी 7, फिर शार्दुल ठाकुर, साथ दीपक चहर, मनीष तीक्षाणा और मथीशा प्रतिराणा। तो पाथिराना। अब उनके पास बचते हैं दो इंडियन प्लेयर के स्लॉट, जिन पे कि उनके पास ऑप्शंस हैं समीर रिजवी, अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे का। तो नंबर 3 पे क्या वो अजिंक्य रहाणे के साथ ही जाएंगे, जैसा कि आप लास्ट सीजन में देख रहे थे, या फिर वो अजिंक्य रहाणे को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खिलाएंगे और समीर रिजवी सारे खेलेंगे? आई थिंक जब चेन्नई ने इतना मोटा दाव लगाया है, 8 करोड़ से ऊपर का दाव लगाना किसी प्लेयर पे, वो भी अनकैप्ड प्लेयर, तो वो उसका भरोसा दिखाता है फ्रेंचाइजी का उस प्लेयर पे। और अजिंक्य रहाणे की बात करी जाए तो अजिंक्य रहाणे, आई डोंट थिंक कि मतलब अजिंक्य रहाणे ने मुंबई के विकेट पे, आई थिंक वो मुंबई के अगेंस्ट 60+ रन कुछ स्कोर किए थे आई थिंक उन्होंने। उसके अलावा उनकी ऐसी इम्पैक्टफुल पारी मुझे नहीं, 2-3 पारियों के अलावा मुझे नहीं याद आती। और देखा जाए तो अजिंक्य रहाणे उस फॉर्म से भी नहीं गुजर रहे हैं इस बार। तो अगर उन्होंने जैसा डोमेस्टिक में उनका फॉर्म है, डोमेस्टिक जैसा उनका गया सैयद मुश्ताक अली, और जो भी उनकी लीग गई, आई थिंक वो अप टू द मार्क नहीं है इस बार के लिए। और देखा जाए तो वो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं, बट समीर रिजवी, आई थिंक उन्हें चांस देना चाहिए। अर्ली फेज में उन्हें चांस दे सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर कुछ भी ऑन एंड ऑफ होता है आफ्टर 4-5 मैचेस, अगर 5 to 6 मैचेस के बाद कुछ भी अगर ऑफ जाता है रिजवी के साथ, तो हम वापस से एक्सपीरियंस को डाल सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर्स का काम होता है कि अगर कोई यंग फेल हो रहा है तो वो वापस से उस स्पॉट को भर के टीम को साथ लेके चले। तो राणे वो चीज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है, नेशनल साइड का भी वो काफी एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। तो इसलिए समीर रिजवी आई थिंक नंबर 3 पे फिट इन करेंगे। थोड़ा डाउटफुल रहेगा उनकी पोजीशन को लेके, क्योंकि फाइनल कॉल फ्रेंचाइजी का रहेगा। बट या समीर रिजवी होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि देख रहे हैं कि जब वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे होंगे तो एक्स्ट्रा बॉलर्स के साथ जाएंगे। तो डिवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, समीर रिजवी, डैरल मिचेल, शिवम दुबे,
रविंद्र जडेजा, MS धोनी, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, मनीष तीक्षणा, मतीशा प्रतिराना। और जब बैटिंग सेकंड कर रहे होंगे तो अजिंक्य रहाणे आपके एज ए इम्पैक्ट सब आ जाएंगे। तो आपकी बैटिंग लंबी हो जाएगी। डिवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, बिल्कुल समीर रिजवी, रहाणे, मिचेल, शुभम दुबे, जडेजा, धोनी, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, मनीष तीक्षणा और पथिराना बाहर चले जाएंगे, क्योंकि बैटिंग में सबसे वीक वही है। तो इस तरीके से चेन्नई बिल्कुल। की 11 इस बार दिख सकती है। तो आइए बात कर लेते हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। तो स्ट्रेंथ उनकी जो दिखती है उनकी प्लेइंग लाइन में, वो है कि ये बहुत ही सेटल्ड 11 है। एक बार ये 11 उतर गई तो पूरे सीजन में, जब तक कि हम्म। किसी का बहुत ही खराब सीजन नहीं गया, आपको यही 11 देखने को मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं वीकनेसेस की। वीकनेसेस का ये है कि क्या उनके पास धोनी का विकल्प है, कि खुदा न खास्ता अगर धोनी का कुछ हो गया, कुछ इंजरी या कुछ ऐसा हो गया, तो आपका जो पूरा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। क्या ये बात सही है, या फिर नहीं, उनके पास बैकअप्स हैं, कौन भी विकेट कीपिंग कर लेंगे और आपके पास सेम वही वही 11 खेलने को मिलेंगे? जी पहले मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि धोनी का कुछ, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन सीधा एक डाई हार्ड धोनी फैन से पूछा है कि धोनी को कुछ हो जाता है। बट इट्स अ पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द गेम की क्रिकेट है, चोट लगती है, एज है। 42 ईयर्स इज अ बिग नंबर फॉर हिम। बट या अगर हम देखा जाए तो उन्होंने इंजरी से भी वापस आ रहे हैं। उनकी अभी हाल ही में सर्जरी हुई है, वो रिकवर कर रहे हैं अभी। रिकवरी के बाद वो अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू करेंगे। अब उसके लिए देखा जाए तो इस सीजन जैसे उन्होंने कंफर्म किया वो खेलेंगे, तो उस पर तो कोई डाउट है ही नहीं। अब हम देखा जाए कि धोनी के सेटल्ड 11 की बात की जाए, क्योंकि धोनी अगर कोई 11 चुनते हैं तो वो उसे पूरे आईपीएल में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अनलेस जैसा आपने बोला कि किसी प्लेयर का बिल्कुल ही खराब सीजन जाता है टोटली, कि वो फ्लॉप रहते हैं उनका, एज इट इज अगर हम बोलते हैं तो फ्लॉप सीजन रहता है उनका, तो तभी वो रिप्लेस होंगे। अदरवाइज कोई प्लेयर अगर एक दो मैचेस खराब जाते हैं तो उनकी बैकिंग जो है बिहाइंड द स्टंप्स, वो इतनी काबिले तारीफ है। वो सबने देखा है, हमने पूरे भारतीय ने देखा है कि उनकी बैकिंग कैसी रहती है अपने प्लेयर्स को लेके। गुस्सा तो हमने उनके आज तक आई थिंक कुछ ही मोमेंट्स में देखा होगा कि वो फील्ड पे गुस्सा हुए हैं किसी प्लेयर से। बाकी तो वो सेटल्ड 11 अपनी, जैसा आपने बोला, लेके चलते हैं। और कोई डाउट नहीं रहेगा 11 में, और जितनी भी जो भी 11 वो उतारेंगे वो टीम के लिए अच्छा होगी, टीम के हित में वो काम करेगी। बट देखा जाए कि उनकी वीकनेसेस के लिए, तो धोनी का बैटिंग में वीकनेस थोड़ा मुझे दिखा था पिछले सीजन में भी, क्योंकि जैसा कि वो हार्ड हिटिंग है, वो हिटिंग कर पा रहे हैं, नो डाउट वो कर पा रहे हैं। बट अगर कहीं धोनी पहले आते हैं, कुछ मैचेस में सिचुएशन बन जाती है कि उन्हें 14-15 ओवर के आसपास बैटिंग करनी पड़ गई, तो उस फॉर्म को या 5-10 ओवर धोनी के लिए खेलना, लगभग कंटिन्यू 10-15 ओवर खेलना, 10 अगर उनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है और 10-12 ओवर कहीं ना कहीं उन्हें मिल जाते हैं खेलने के लिए, तो क्या वो उन 10-12 ओवर तक स्टिक कर सकते हैं? नो डाउट उनकी फिटनेस पे कोई डाउट नहीं है, बट ये क्रिकेट है, सारे प्लेयर हाईली क्वालिफाइड उतरते हैं, हर प्लेयर आजकल फिटनेस में काफी हद तक। और हमने धोनी को फिटनेस में जूझते हुए देखा था जब दुबई में आईपीएल हुआ था, जब वो वापसी कर रहे थे, तो दुबई में काफी उन्हें दिक्कतें आई थी अपनी फिटनेस को लेकर, बट उन्होंने काम किया। और पिछले साल उन्होंने ये करके भी बताया कि फिटनेस में वो माहिर थे, माहिर हैं, और आगे भी रहेंगे जब तक वो इस क्रिकेट के गेम में है। और वीकनेसेस की बात की जाए तो बस यही है कि फिनिशिंग में थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं, धोनी का ना चलना ये सबसे बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि धोनी जो लास्ट 10 बॉल्स में या लास्ट ओवर्स में आके डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो आई थिंक पूरे आईपीएल में कोई नहीं कर सकता। उनके जैसा हार्ड हिटिंग अभी तक कोई नहीं कर सकता। और बाकी जो भी होगा आगे, देखते हैं कि कैसा सीजन जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, कि अगर डैरल मिचेल का सीजन उतना बढ़िया नहीं जाता है T20 में, जैसा कि हमने देखा कि 2 साल पहले वो राजस्थान के साथ खेले थे, बट उनका मौके बहुत कम मिले थे शायद, बट उस टाइम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे स्लो ट्रैक्स में, बट वनडे में उनका फॉर्म बहुत बेहतरीन रहा है। बट अगर उनका सीजन अच्छा नहीं जाता, तो क्या हम डैरल मिचेल की जगह पे रचिन रविंद्रा को मौका मिलता हुआ देख सकते हैं, या फिर वो फिर मोइन अली के लिए ही जाएंगे? नहीं, अगर जैसा कि हमने और आपने सबने देखा है कि डैरेल मिचेल को हमने बेसिकली ओडीआईज में ज्यादा देखा है। ओडीआई फॉर्मेट में अपनी नेशनल साइड के लिए भी ओडीआई में उन्हें ज्यादा मौके मिले हैं, क्योंकि वो मुझे कंप्लीट ओडीआई प्लेयर भी लगते हैं।
बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई ओडीआई प्लेयर है तो वो टी20 में फिट इन नहीं कर सकता। आज के दौर में हम सब ने देखा है कि प्लेयर्स कितनी जल्दी फिट इन होते हैं, ओडीआई से टी20 स्विच करने में उन्हें देर नहीं लगती। और इस तरीके का गेम भी है, उनका गेम प्ले भी रहता है। बट जैसा कि हमने सबने देखा है, डेरिल मिचेल अगर उतने अच्छे साबित नहीं हो पाते हैं, खुदा ना खास्ता, इस बार आईपीएल में, तो मैं मोइन अली की तरफ ना जाके एक बार रचिन रविंद्र की तरफ जाता हूँ, क्योंकि रचिन रविंद्र वो ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं बॉलिंग का, जो कि थोड़ा सा प्रेशर कम करेगा रविंद्र जडेजा से, क्योंकि रविंद्र जडेजा फिर प्रॉपर अपनी बैटिंग पे फोकस कर सकते हैं, और तीक्ष्णा जडेजा के वो 1-2 ओवर्स और रचिन रविंद्र के वो साथ में 1-2 ओवर्स, जो कि कंप्लीट 4 ओवर्स का कोटा उनका बना देता है। तो वो जडेजा को हेल्प करेगा, क्योंकि तीक्ष्णा प्रॉपर स्पिनर, वो अपने 4 ओवर का कोटा पूरा करेंगे। बट बात आती है जडेजा और रचिन रविंद्र की, अगर वो दोनों साथ खेलते हैं तो क्या वो 2-2 ओवर करके अपना स्पेल खत्म कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि अगर डेरियल मिचेल ऑफ जाते हैं तो वहां पे हम रचिन रविंद्र को देख सकते हैं, क्योंकि उनकी हिटिंग काफी अच्छी रही, और उनका जो जिस हालिया फॉर्म से वो गुजर रहे हैं रचिन रविंद्र, वो भी काफी अच्छा रहा है। अब रचिन रविंद्र को भी हमने ओडीआईज में ही देखा है, तो ये भी अच्छा हुआ कि हम उन्हें एक टी20 रूप में भी देख लें कि क्या वो कंप्लीट टी20 प्लेयर आगे चल के बन सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये सीजन उनके लिए नया हो और काफी मैचेस वो साइड लाइन से बैठ के देखें। बट अगर उन्हें अंदर आने का मौका मिलता है, 22 यार्ड की पिच पे उन्हें उतरने का मौका मिलता है इस बार आईपीएल में, तो हो सकता है वो अच्छा करें। और दुआएं यही हैं कि वो अच्छा करें, ताकि वो अपनी साइड के लिए और काफी मैचेस जिताने में वो कारगर साबित हो सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर उनका बैट टी20 की रिदम पकड़ गया, तो वो उनका जो बैट फ्लो और रेटिंग हमने सबने देखी ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो हो सकता है कि वो इस बार एक्स फैक्टर भी साबित हो सकते हैं चेन्नई के लिए, जो कि चेन्नई ने ढूंढने की कोशिश करी थी इस बार ऑक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल, दो खिलाड़ी रचिन रविंद्रा और समीर रिजवी, ये दो एक ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जिन पे कि ना सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के फैन बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट के सभी फैंस की नजर रहेगी कि इनका सीजन कैसे जाता है। और हम सब उम्मीद करते हैं कि इनको भरपूर मौके मिले चेन्नई सुपर किंग्स के साथ और ये अच्छा परफॉर्म करें। हाँ, जैसा कि अभी हमने देखा कि इस बार सचिन रविंद्र, काफी नए प्लेयर्स को शामिल किया गया, बट मेगा ऑक्शन भी कार्ड्स पे है। तो वो जब मेगा ऑक्शन की बात आती है, जो प्लेयर्स को रिटेन करना, उसके लिए भी इन्हें अपना स्पॉट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको किसी टीम में रुकना है तो आपको वो प्रॉमिस दिखाना पड़ेगा। समीर रिजवी नए हैं, इतने पैसे लेना, 8.4 करोड़ रुपए लेना, और जब उन्होंने इतना पैसा लिया है और फ्रेंचाइजी ने उन पर भरोसा दिखाया है कि उनमें वो प्रॉमिस है कि वो डिलीवर कर सकते हैं, तो वो पक्का, मुझे जहां तक उम्मीद है, वो डिलीवर करेंगे। और वो शायद रिटेंशन की भी बात चलती है जब मेगा ऑक्शंस आता है, तो मेगा ऑक्शंस के लिए वो काफी दूर की बात अभी हम कर सकते हैं, दूरगामी बात होगी। पर यहाँ जितने नए खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत अच्छा मंच साबित होगा इस बार का आईपीएल 2024, की वो हम सबको ये दिखा सके कि आप हमारी तरफ भी जा सकते हैं, जब मेगा ऑक्शन की रिटेंशन की बात आई। जी बिल्कुल बिल्कुल, और चेन्नई सुपर किंग्स जैसे पिछली बार जीते, हो सकता है इस बार फिर वो उसी चीज को कंटिन्यू करें, क्योंकि उनकी 11 एकदम वैसी ही दिख रही है। और उन्होंने और नए लड़के इसमें डाल के उसको और तगड़ा ही किया है। तो उम्मीद करते हैं एक बार फिर विसल पोड़ू हो जाए। और इसी के साथ बिल्कुल इस बिल्कुल। एपिसोड को खत्म करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे, और चेन्नई सुपर किंग्स की 11 आपके हिसाब से क्या होती है, क्या आप किसी और प्लेयर को देखते हैं, क्या आप देखते हैं कि सीएसके मोइन अली को खिलाएगी या रविंद्र रविंद्रा को खिलाएगी, तो कैसे होती है आपकी प्लेइंग 11, आप जरूर अपने कमेंट्स भेजिए। हम कोशिश करेंगे उस पर रिप्लाई करके बताने की कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता।